हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 से, यानी कि स्वास्थ्य की यूनिट से हम बात करने वाले हैं प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत के बारे में। ये हमारा लास्ट थर्ड टॉपिक है अपनी थर्ड यूनिट से। इसके बाद हम आज कवर कर लेंगे अपने दो टॉपिक्स को, जो है प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत और दूसरा है पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं और उनका निदान। उसके बाद हमारा एक पट्टियों वाला टॉपिक बचेगा। उसके बाद हम लोग अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम सीडी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? ये 1977 में, यानी कि 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था बाय रूरल हेल्थ स्कीम, यानी कि रूरल ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और उसका जो प्रिंसिपल था वो था प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड, यानी कि लोगों के हाथ में उनका स्वास्थ्य रखना, यानी कि उनको खुद से इतना जागरूक कर देना, उनको इतना कैपेबल बना देना कि वो अपने स्वास्थ्य को अपने अनुसार अच्छा रख सकें, अपने अनुसार उसको मैनेज कर सकें। इस तरीके का प्रिंसिपल लेके 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइमरी हेल्थ केयर को के लिए इंडिया में रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया था। प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के कुछ सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो हम इसको कई एस्पेक्ट में देख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे हम अपनी प्राइमरी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि रोज सुबह स्नान करना, स्वच्छ वायु में रहना, पूर्ण निद्रा लेना, स्वच्छ जल पीना, व्यायाम करना, धूप लेना, अच्छा भोजन करना। तो ये सारे भी एक तरीके से हमारे स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत हो सकते हैं। लेकिन ये वाले टॉपिक्स को अब हमारे एग्जाम में तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ और ऐसी सिद्धांत होंगे जिनको हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर बेसिकली अगर हम बात करें तो इन सारे ही सिद्धांतों को अपनाकर हम प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं या फिर अच्छा बना सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि सभी लोगों की, चाहे वो जेंडर हो, किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, चाहे रूरल हो, अर्बन हो, या फिर किसी भी सोशल क्लास का हो, उस व्यक्ति के लिए आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो एक्सेसिबल हो, यानी कि उसकी पहुंच तक हो, उस व्यक्ति की पहुंच में आ सकें। जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर मुफ्त दवाइयां, मुफ्त आपका उपचार होता है। नाम मात्र का एक पर्चा 5 रुपए का या 2 रुपए का आपका बनता है, सो दैट आप वहां पर जाकर अपना इलाज करवा सकें। तो ये एक्सेसिबिलिटी है, जहां पर आपको कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद है पब्लिक और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो भी बीमारी है, जैसे कि कोई भी संक्रमण, यहाँ पे बेसिकली संक्रमण से संबंधित बीमारियों को टारगेट करके ये यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने संक्रमण संबंधित बीमारियों को पढ़ा है और इसमें सिलेबस में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो रूट ट्रीटमेंट है वो किया जा सके, कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन करवा के उनको वहां पर उनकी भागीदारी के द्वारा उन्हीं के रिसोर्सेज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पहचानना, उन्हीं के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना। इस तरीके से मतलब एक रूट ट्रीटमेंट, जिससे लोगों को लगे कि ये परेशानी हमारी है, इसको हम सॉल्व भी हम खुद कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का काम और हमारे मार्गदर्शन का काम कर रही है। जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमारी जो स्कीम है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल हो सकता है पब्लिक और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर थर्ड हमारा आता है हेल्थ प्रमोशन एंड रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो भी उसमें जो भी आपको उस सर्विस को चलाने के लिए, उस स्कीम को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं चाहिए, या फिर आपको हेल्थ प्रमोशन के लिए जो भी एजेंडा अपनाना है, जैसे कि आपको अच्छी नर्सेज आपके पास होनी चाहिए, फिजिशियंस होने चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए जो कि जागरूकता फैला सकें, जो कि कैंपेन्स लगा सकें, पोस्टर्स को लगा सकें गांव गांव में जाकर, और जो आपके लिए हेल्थ सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल हो सकता है। फिर फोर्थ है हमारा एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपकी जो मशीन्स हैं, स्कैनर्स हैं, जो टेस्ट होते हैं, उनके केमिकल्स हैं, ये सारी चीज़ों का एप्रोप्रिएट मतलब उचित आपका प्रयोग हो सके इन सभी चीज़ों का, ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है। फिफ्थ है हमारा इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, यानी कि
जो बाकी चीज़ें हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जा सके, जिससे कि आपकी जो होलसम है, जो समुचित जो आपका विकास है वो हो, और लोग, सभी फील्ड के लोग उससे ये समझें कि अगर हमने ये वाली पर्टिकुलर स्कीम पर अगर फोकस नहीं किया तो हमारा भी नुकसान होगा। जैसे कि एजुकेशन है, हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है, इन सबको इंटीग्रेट करके, इन सभी को साथ में लेकर जब हम किसी भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए कार्य करते हैं, तब उसका विकास और अच्छा होता है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप स्कूल्स में बच्चों के पाठ्यक्रम में ये चीज़ें जो है वो इस ऐड करवा दें, जिससे कि बच्चों में जागरूकता आए। आपके हाउसिंग में जैसे कि आप घर घर जाकर बताएं, या फिर आप जैसे कि मल मूत्र से फैलने वाले जो आपके विषाणु हैं, उनसे जो प्राथमिक रोग होते हैं, तो घर घर जाकर, घर घर में टॉयलेट हो, तो ये आपकी हाउसिंग में ऐड हो जाता है। आपके एग्रीकल्चर में जो भी आपका उससे खाद बनेगा वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के हम लोग जो इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन है वो करके अपने जो जागरूकता का अभियान है, जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको रोक सकते हैं, और इन 5 जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करके अपने जो प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म्स में बात करें तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंटरसेक्टरल आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि बाकी जो आपके क्षेत्र है उनसे भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज हो, और प्रिवेंशन किया जा सके। ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर हो सकते हैं। अगर आप और डीपली और अच्छी तरीके से डायग्राम से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, मल्टी सेक्टरल अप्रोच ज़रूरी है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी को सभी चीज़ें प्राप्त हो, कोई भी किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे कि अब देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस टू हेल्थ केयर इन इंडिया। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हेल्थ केयर के लिए। जैसे कि त्रिपुरा में है, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं रिमोट एरिया में पहुँचने के लिए, ट्राइबल एरियाज में पहुँचने के लिए। आंध्र प्रदेश में फ्री बस पासेज दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, और जो आपको अगर वहाँ विजिट करने जाना है हॉस्पिटल या इन सब चीज़ों के लिए, तो ये क्या है कि ये किसी भी प्रकार की भेदभाव के बिना सभी लोगों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे कि असम है, इसमें अ खास शिप टू प्रोवाइड प्राइमरी केयर सर्विस इन रिवेन आइसलैंड थ्रू बोट क्लिनिक्स। मतलब वो बोट क्लिनिक्स भेजती है ऐसी असम में, ऐसी जगहों पर जहाँ से महिलाएं आ नहीं सकती हैं, व्यक्ति आ नहीं सकते। तमिलनाडु में कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ रिसोर्ट्स इज इंट्रोड्यूस इन रिमोट एंड हिल एरियाज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि वो आपके जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वहां पर वो भी करवाते हैं तमिलनाडु में। मतलब इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है ये आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं कि कौन सी ऐसे जो प्रदेश है जिसने फ्री बस पासेस प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए स्टार्ट किए हैं, सो दैट दे कैन गेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश ने किया है, या फिर इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि और कौन से हमारे प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत या फिर नियम हो सकते हैं। तो एक तो हमने पहले बात की थी कि व्यायाम, स्नान, वायु, ये सारी चीजें हो सकती है। दूसरा, जो हम अभी 5 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, अगर अगर हम एक और नजरिए से देखें, तो देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं किसी एक चीज पर या एक बुक पर फोकस होकर नहीं पढ़ती हूँ। मैं एक टॉपिक को पहले अपने नजरिए से, क्योंकि मैंने भी 6 to 12 होम साइंस पढ़ा है, उसके बाद बीएससी होम साइंस किया है, एमएससी किया है। तो मैं इतना हमारे पास भी एनालिटिकल पावर होती है कि हमें पता हो कि इस टॉपिक को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने किसी एक तरीके से समझाने की बजाय आपको सभी तरीके से, कि किस तरीके से आपसे और पूछा जा सकता है, और हम किसको, इस टॉपिक को और अच्छे से कैसे डील कर सकते हैं, मैंने वो कोशिश की है। तो ये हमारा थर्ड तरीका है जिसमें से आपको नियम और सिद्धांतों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैं 3 अलग अलग तरीकों से सिद्धांतों को आपको समझा रही हूँ। कोई भी इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगे कि हम कौन सा याद करेंगे, तो आपको तीनों ही चीज़ों को समझना है, रट्टाफिकेशन किसी का नहीं करना है, आपको तीनों चीज़ों को समझना है, जिससे कि आप अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। जब आप समझते हैं तो आपका मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले दुर्घटना संबंधी वास्तविकता की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी तक हम कह रहे थे संक्रामक रोगों के बारे में, लेकिन इस यूनिट में बात की गई है प्राथमिक उपचार के बारे में ही, तो हम उसके रेफरेंस से देख लेते हैं कि क्या सिद्धांत होने चाहिए। सबसे पहले तो आपकी चिकित्सा, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि दुर्घटना क्या हुई है। फिर है चिकित्सक से संपर्क हमें करना चाहिए। फिर व्यक्ति को अगर कंजक्शन हो रहा है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। फिर है रक्तस्राव हो रहा हो, यानी कि आपका ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको ब्लीडिंग को वहीं रोकना है। शरीर को गर्म रखना है, शरीर अगर ठंडा पड़ेगा तो वहीं वहां पर जो व्यक्ति की डेथ परसेंटेज है वो बढ़ने लगती है। दवा लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जहां पर आपको पॉसिबल हो, आपको लगे कि यहाँ पर हम इस चीज को पट्टी बांधकर मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं भी फर्स्ट एड की जरूरत हो रही है, आप वहाँ फर्स्ट एड दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है या फिर घर में कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, छोटी सी दुर्घटना हो गई है, तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। घायल अंग को सहारा देना चाहिए, व्यक्ति को होश में लाना चाहिए, मतलब उसको बेहोश नहीं होने देना है, उससे बातचीत करते रहनी है, उसको एंगेज रखना है, सो दैट डॉक्टर के आने तक आप उस परिस्थिति को उतना संभाल सकें। घायल को हिलाएं डुलाएं, मतलब उनको एक्टिव रखें, इतना हिलाए डुलाए नहीं कि उसकी जो हड्डी टूटी है या फिर जहाँ पर बर्न हुआ है तो वहां पर उसको और ज्यादा तकलीफ हो, बट उसको एक्टिव रखें, उसको मतलब व्यक्ति को होश में रखें। घायल के पास भीड़ ना करें, विष निकालने का प्रयास करें। अगर उसको किसी विषैले विषैले जानवर ने काटा है तो आप उसका विष निकालने की कोशिश करें। नहीं होता है तो आप जहाँ पर काटा है उसके दोनों साइड पर पट्टी बांध दें, सो दैट जो विष है वो आपके बाकी बॉडी में ना स्प्रेड हो। और स्वयं के प्रति भी कुछ सिद्धांत हो कि जैसे कि खुद अपनी सेफ्टी भी रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से बचाएं, अपने आप को मतलब आप उसमें इतना एंगेज ना हो जाएं कि आप अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो कुछ स्वयं के लिए भी सिद्धांत होते हैं, उनको भी फॉलो करें। जैसे कि आप अपने घर पर इन्फॉर्म करें, आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें, या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, या फिर आप एम्बुलेंस बुला लें। इस तरीके के कुछ स्वयं के लिए सिद्धांत हमें फॉलो करनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा के ये सिद्धांत हैं, और जो प्राइमरी हेल्थ के लिए कुछ वो सिद्धांत हमने पढ़े। तो इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमें कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, सो दैट हम अपनी 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 कम्युनिटी की जो हेल्थ है उसको अच्छा रख सकें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पारिवारिक सामान्य दुर्घटना एवं उनका निदान। ये भी हमारी यूनिट 3 से है, और हमारे स्वास्थ्य के यूनिट से इसको हम शुरू कर रहे हैं। अगर हम सामान्य दुर्घटनाओं की बात करें तो क्या क्या होती हैं हमारे घर में, जैसे कि चोट लग जाना, चाकू से कट जाना, हाथ पैर का कट जाना, घाव हो जाना, मोच आना, जलना, चक्कर आना, पेट दर्द, ये सारी हमारी सामान्य दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ हमारी गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि हड्डी टूटना, मस्तिष्क में गंभीर चोट आना, आंख से झुलस जाना, पानी में डूबना, आंख नाक कान गले में अनपेक्षित वस्तु का प्रवेश, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, कभी चना मिल गया तो चना रख लिया नाक में, कान में घुसा लिया, बटन रख लिया, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो ये भी दुर्घटनाएं हमारे घर में होना बहुत ही कॉमन है। सांप का डस लेना आपको, यानी कि उसका दंश लग जाना, तो इस तरीके से कुछ गंभीर दुर्घटनाएं भी घर में होती हैं। सामान्यतः किसी भी प्रकार की चोट लगने अथवा दुर्घटना होने पर हम चिकित्सक को बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले एक प्राथमिक उपचार देकर उस उपचार पूर्व जो स्थिति होती है उसको संभाला जा सकता है। इसे हम प्राथमिक उपचार या फिर फर्स्ट एड कहते हैं, या फिर प्राइमरी हेल्थ सर्विस कहते हैं, जो हम एक डॉक्टर के आने से पहले उसको मैनेज करते हैं। तो ये जो हमारी प्राइमरी है जो सर्विस है वो हम जो देते हैं, उसको देने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ सामान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्वच्छ डॉक्टरी रुई व गाज, पेन, टेप, कैंची, चम्मच, ग्लास, देसलाई यानी कि माचिस, जैसे कि आपको कोई चीज जलानी है या फिर उसको किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करना है, उसके लिए स्पिरिट लैंप होनी चाहिए, पट्टियां होनी चाहिए, पैड होनी चाहिए, टूर्निकेट होनी चाहिए, खपच्ची, चिमटी, गर्म पानी की बोतल, बर्फ की टोपी, ये सारी चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, सो दैट आप जो सिचुएशन है उसको एट अ टाइम कंट्रोल कर सकें, उसकी स्थिति को और वर्स्ट होने से बचा सकें। अगर इनमें से कोई भी टर्म का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगी। लेकिन किसी भी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क
लेकर अपने दिमाग में ना बैठिएगा, इससे अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कुछ घरेलू औषधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम अपनी जो फर्स्ट एड में या तो रख सकते हैं या फिर प्राइमरी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, जिससे कि स्थिति को संभाला जा सके। इस तरीके की जो पेन चलने की जो चीज़ें हैं ये आपके भी कॉपीज बुक्स में होती होंगी आई होप। जब घर में बच्चे होते हैं तो ऐसे ऐसे निशान हमको देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे औषधियों के बारे में। तो पहला है डिटॉल, जो कि घाव साफ करने के लिए काम आता है। विक्स सर्दी जुकाम सिर दर्द आदि के लिए। जैतून का तेल होता है वो जले पर लगाने के लिए। अब देखिए, आपको डिटॉल और विक्स का काम तो पूछा नहीं जाएगा, पर ये चीजें हमारे घर में होनी चाहिए। पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जलने पर आप किस प्रकार कौन सा तेल लगाएंगे, जैतून का, सरसों का, आंवले का या फिर नारियल का, तब आप इस तरीके के आंसर्स आप उसमें दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है आयोडेक्स, गुम चोट हड्डियों के दर्द के लिए। मर्क्यूरो क्रीम, ये घाव के लिए, ये आपको याद रखना है। बर्नॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जले कटे पर लगाने के लिए। अमृत धारा हैजा उल्टी और दस्त के लिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोरामीन जी घबराने पर दी जाती है। पुदीनहरा भोजन न पचने पर दी जाती है। फिर आपका बोरिक पाउडर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आंख सेकने और घाव के लिए होता है। ग्लिसरीन मुंह के छालों के लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिटकरी रक्त का प्रवाह रोकने के लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज गर्मी में शरीर में शीतलता प्रदान करने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है पोटेशियम परमैंगनेट, गरारे करने, सांप के काटने पर लगाने के लिए। तो आपका ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है बोरोलिन, कटे हुए अंग पर लगाने के लिए। फिर है पचनॉल, अफारे के लिए। फिर है कोडोपायरिन, विभिन्न प्रकार के दर्द निवारण के लिए। सिबाजाल मरहम, चोट व घाव पर लगाने के लिए। फिर है फ्यूरोसिन, यानी कि चोट के लिए। फिर है एनासिन, सिर दर्द के लिए। और टिंचर आयोडीन, घाव के लिए। टिंचर आयोडीन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको जो चीजें पता है तो अच्छा है, नहीं पता है उनको भी याद कर लीजिएगा। तो आपसे ये तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये, जैसे कि आपसे पूछ ले टिंचर आयोडीन जो है वो किस काम आती है घरेलू उपचार में, तो आपको बोल दिया कि घाव के लिए, कटे छिले के लिए, या फिर सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, अफरे के लिए, तो आप उसमें ऑप्शन सही आप अपना ऑप्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको अगर मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी, आपको अगर प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड पढ़ना है तो आप बुक्स लीजिए 8th 9th क्लास की और 10th क्लास की, और अगर 6th 7th की मिल जाए तो भी अच्छा है, पर पर्टिकुलरली मैं कहूँगी 8th क्लास की, और जो पुराने से पुराना एडिशन हो वो अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे समझाए गए थे, और उसमें आज अभी की जो करंट बुक्स हैं उसमें उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया, लेकिन इन टॉपिक्स को उसमें अच्छे से समझाया गया था। और इनसे रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं पेपर में। मुझे कुछ मिली हैं इमेजेस गूगल पर, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद। मेरे को बुक्स तो नहीं मिली पुरानी एडिशन की, पर जो इनसे आप प्राथमिक चिकित्सा के बारे में और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यदि खाना बनाते समय या अन्य किसी कारण से कपड़ों में आग लग जाती है तो रोगी को तुरंत कंबल से ढककर जमीन पर लुढ़काना चाहिए, किंतु उसका मुंह खुला रखें। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे, कंबल डालेंगे, या फिर मतलब और भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि किस तरीके से आप व्यक्ति को बचाएंगे, कि मुंह खुला रहना चाहिए कि ढका रहना चाहिए। फिर है जले हुए मनुष्य पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, अन्यथा घाव और भी अधिक गंभीर हो जाते हैं। रोगी को उठाकर एकांत स्थान से कंबल उठाकर लिटाएं, उसको पानी हेतु गर्म चाय या पीने के लिए गर्म चाय या फिर दूध दें। अब ठंडा कुछ नहीं देना है रोगी को, आपको ये याद रखना है। जले हुए स्थान पर खाने के सोडे के घोल से ड्रेसिंग करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फोर्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फोर्थ, यदि वस्त्र चिपक गया हो तो वस्त्र को सावधानी पूर्वक हटा देना चाहिए। इस स्थान पर जैतून या फिर नारियल का तेल लगाना चाहिए। फिर है, यदि थोड़ा जला हो तो जले हुए स्थान पर नारियल का तेल, कच्चा पिसा आलू, आटे का घोल लगाना चाहिए। फिर है रासायनिक पदार्थों से जलना। रासायनिक पदार्थों से जलने पर तुरंत शरीर से कपड़े उतारकर जले हुए विभाग पर पानी से अच्छी तरह से धुलाकर धुले। यदि समय हो तो जले भाग पर बार बार पानी डालें। तेजाब से जलने पर उस भाग पर अमोनिया के घोल
से धोएं, लेकिन वहां पानी बिल्कुल न डालें। ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजली का करंट लगने पर स्विच तुरंत बंद करें। इसके बाद करंट पीड़ित व्यक्ति को छुड़ाने हेतु प्लास्टिक ग्लव्स या फिर लकड़ी का प्रयोग करें। पीड़ित व्यक्ति को लकड़ी के तख्ते पर लिटाएं। दम घुटने पर कृत्रिम श्वास दें। जले भाग पर मरहम लगाएं। रोगी को गर्म दूध चाय पीने के लिए दें और सदमे से बचाने के लिए उसको सांत्वना जरूर दें, और अधिक जले हुए व्यक्ति को डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं। फिर है, हमारे शरीर में 75% पानी होता है, इसीलिए प्रतिदिन 8 से 12 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। 8 से 12 लीटर पानी, ये गलत लिखा हुआ है, 8 से 12 ग्लासेस हमें पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे इस बुक में ये मिस प्रिंटेड है। हमें 8 से 12 ग्लास पानी पीना है, ना कि लीटर पानी पीना है। हमें पीना होता है 2 से 3 लीटर पानी पर डे। फिर है सिर में चोट लगने की दुर्घटना। कभी सिर के बल गिरने अथवा सिर की कोई चोट लगने पर हड्डी टूट जाती है। सिर की हड्डी टूटने से व्यक्ति प्राय बेहोश हो जाता है। कभी कभी ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार की चिकित्सा करें। घायल व्यक्ति को कुर्सी पर सिर ऊपर कर कर बिठाएं। तो आपको याद रखना है, सिर नीचे नहीं करना है, सिर ऊपर रखना है। सिर को एक और घुमा दें। यदि कान से रक्त बह रहा हो तो किसी साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर घायल व्यक्ति के सर पर रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो बेहोशी दूर करने का प्रयत्न करें और तुरंत डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराएं। खेलकूद या अनेक कारणों से ये दुर्घटनाओं के कारण शरीर में मजबूती तथा चलने फिरने के लिए सुविधा देने वाले कंकाल तंत्र की कुछ हड्डियां अपने स्थान से जब हट जाती हैं तो इसे मोच आना कहते हैं। यदि कोई हड्डी टूट या चटक जाती है तो इसे हड्डी का टूटना कहते हैं। तो यहाँ आपको मोच और हड्डी के टूटने में डिफरेंस बताया गया है। फिर है, प्राथमिक चिकित्सा एवं दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। डॉक्टर के आने से पहले जो सेवा हम देते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्राथमिक उपचार की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका, यानी कि जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसको हम यूज करते हैं। इसमें कुछ औषधियां होती हैं, कुछ घरेलू और कुछ बाजार से बनी हुई औषधियां होती हैं। इसमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होने पर हम दूसरे के साथ साथ स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं। घायल या बीमार व्यक्ति की वास्तविक चिकित्सा तो चिकित्सक ही करता है, परंतु प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सक के देखने से पूर्व तुरंत पहुंच जाने वाली सहायता है, यदि ताकि व्यक्ति की दशा को अधिक बिगड़ने से बचाया जा सके। प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड में सभी आवश्यक औषधियां होना आवश्यक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको स्लाइड्स में बताया था। प्राथमिक चिकित्सा प्रत्येक स्थिति में भिन्न भिन्न होती है, किंतु उनका सामान्य ज्ञान परिवार को सभी सदस्यों को होना चाहिए। जैसे तीव्र ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को देखभाल होनी चाहिए, जैसे कैसे सारणी बनाई जाए और कब रोगी का ताप लें और उसको क्या हमें मेडिसिन देनी है। जलने या झुलसने पर, आग की लपटों से जलने या झुलसने पर, या फिर गर्म वस्तु से या रासायनिक पदार्थ से या तेजाब से बिजली के करंट से पीड़ित होने पर इसको जलना कहते हैं। भाप या गर्म तरल पदार्थ जैसे दूध, गर्म चाय, उबालने पानी, तेल, घी जलना, इसे झुलसना कहते हैं। तो इस प्रकार से मुझे कुछ ये आपको ये नोट्स मिले थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत विभिन्न प्रकार की पट्टियों के बारे में बात करेंगे और यहाँ हम अपना जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और if you are a visitor then subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my latest video. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.